हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए सेकंड सेमेस्टर का जो ज्योग्राफी का पेपर होने वाला है, फिजिकल ज्योग्राफी, उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। इससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। राजस्थान जीके की और एसएससी जीडी की अगर और कोई चीज़ चाहिए तो यहाँ पर प्रोडक्ट का लिंक दे रहा हूँ। सबसे सस्ती किताबें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। पहले वाले प्रश्न की बात करें, वायुमंडल की संरचना और संगठन को परिभाषित कीजिए। तो वायुमंडल की संरचना क्या होती है और वायुमंडल और उसका संगठन क्या होता है, उसके बारे में आपको परिभाषा बतानी है। बात करें तो वायुमंडल के चारों ओर गैसों का क्या आवरण देखने को मिलता है। मतलब जो वायुमंडल होता है उसके आसपास क्या रहती है, आपको गैसें देखने को मिलती है। प्रमुख गैस जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% व अन्य गैसें वो 1% देखने को मिलती हैं। इसके संगठन की बात करें तो इसके विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर व एक्सोस्फेयर है। ये सारे के सारे इसके क्या अलग अलग प्रकार के स्तर व चरण पाए जाते हैं, जिसके आधार पर इनको वर्गीकृत किया जाता है हर एक का। जैसे ट्रेटोस्फेयर में आपको जलवायु देखने को मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर में आपको ओजोन लेयर देखने को मिलती है, मीजोस्फेयर में आपको जो आपके उल्कापिंड जल जाते हैं, थर्मोस्फेयर में आपके आयनोस्फेयर में आपके सामने क्या देखने को मिलता है, जो आयंस जो रेडिएशन वगैरह का ट्रांसमिशन होता है। हर एक स्तर का अपना अपना कुछ कार्य होता है। इंसोलेशन और हीट बजट की व्याख्या कीजिए। इंसोलेशन और हीट बजट क्या होता है, देखो पृथ्वी है ना, पृथ्वी पर आपको पता है जो सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर आती हैं तो वो क्या होती हैं, वो आने के बाद में सूर्य की किरणें अपने साथ गर्मी लाती हैं, तो पृथ्वी की सतह से टकराने के बाद में जो विकिरणें वापस लौटकर अंतरिक्ष में चली जाती हैं, लेकिन सारी अंतरिक्ष में नहीं जा पाती हैं, कुछ विकिरणें वो यहीं पर रह जाती हैं, तो उसी को इंसोलेशन के नाम से बोला जाता है। समझ में आ गया। तो इंसोलेशन वो ऊर्जा जो सूर्य से पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, मतलब जो सूर्य से पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है जो ऊर्जा, उसको इंसोलेशन के नाम से जाना जाता है। और हीट बजट वह संतुलन है जो कितनी ऊर्जा हमारे यहाँ पर आई और कितनी वापस गई। अब आपको पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होता है, हमारे जो गैस वगैरह होती हैं इनका कार्य क्या होता है, जो अलग अलग प्रकार की गैस पाई जाती हैं, इनसे जो ऊर्जा पृथ्वी पर आती है, आ गई, उसके बाद में ये गैस उसको ट्रैप कर लेती हैं। पृथ्वी तो सारी सारी ट्रांसमिट कर देती है, लेकिन ये जो गैस है वो उसको क्या, ऊर्जा को अपने अंदर रख लेती हैं। पहले क्या था, वो संतुलन बना रहता था, क्योंकि इतनी अपनी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह फिक्स मात्रा में थी, तो क्या होता था, वो जितनी जरूरत होती थी उतनी तापमान संतुलित बना रहता था। लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो गई ज़्यादा और अब ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है और पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगले वाला प्रश्न है, वायुमंडलीय तापमान का वितरण कैसे होता है। तो वायुमंडलीय तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटता है। तो आपको पता है ये भूमध्य होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि सूर्य की विकिरण है वो सीधी की सीधी यहाँ पर टकराती हैं, तो सबसे ज़्यादा तापमान यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे जैसे अपन आगे की तरफ जाते हैं ध्रुवों की तरफ, तो सूर्य की किरणें एकदम तिरछी पड़ती हैं, तो सबसे ज़्यादा ठंड है वो यहीं पर देखने को मिलती है। वर्षा, ऊंचाई, समुद्र और भूमि की स्थिति के हिसाब से भी तापमान प्रभावित होता है। और अलग अलग प्रकार की जो परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे कि वर्षा कितनी होती है, ऊंचाई कितनी है, समुद्र से दूरी कितनी है। भाई समुद्र से जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना ज़्यादा कम है वो, उतना ज़्यादा वहाँ पर क्या है, तापमान देखने को मिलता है, क्योंकि जो सूर्य के पास वाली जगह होती है वहाँ की तापमान एकदम स्थिर रहता है। और ऊंचाई कितनी ज़्यादा, इतना ज़्यादा ऊंचाई पर उतनी ज़्यादा ठंड होगी, क्योंकि ऊंचाई के साथ जो ठंडक है वो बढ़ती है। अगले वाला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है। तो वायुमंडलीय दाब वह बल है जो, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो वायु के द्वारा पृथ्वी पर लगाया जाता है। जैसे आप अपने हाथ को दबा रहे हो तो आप पर दबाव लग रहा है ना, ऐसे इतनी अपनी अपन सोचो आपके आसमान जो अपना अंतरिक्ष है उसमें कितनी सारी वायु है। अब उस वायु में वो होती तो बहुत हल्की है, लेकिन हल्की हल्की होती हुई कुछ तो वजन होता है ना, तो वो इतना दाब जितना लगाया जा रहा है वायु के द्वारा हमारे शरीर पर, उसको क्या बोला जाता है, वायुमंडलीय दाब लगाया जाता है। उपदाब वाली क्षेत्र होते हैं वहाँ ठंडी होती हैं और स्थिर हवा वाले होते हैं। निम्न दाब वाले क्षेत्र गर्म व अस्थिर हवा वाले होते हैं। तो जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते चले जाते हो दाब कम होता चला जाता है और ठंडक बढ़ती चली जाती है। जहाँ पर दाब कम होता है वहाँ पर क्या होती है, गर्मी ज़्यादा देखने को मिलती है। क्यों, आपको पता है दबाव कम होगा तो जो गर्म गैसें होते हैं ऊपर उठ जाते हैं और ठंडी नीचे आ जाती है।
दबाव बेल्ट और वायु परिसंचरण को समझाइए। तो पृथ्वी पर 5 दबाव बेल्ट हैं अलग अलग प्रकार के जो बनाए गए हैं, जिसमें भूमध्य रेखा है 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर उच्च, 60 डिग्री पर कम, और ध्रुव पर सबसे ज़्यादा उच्च देखने को मिलती है। गर्म वायु ऊपर उठती है, आपको पता है गर्म वायु ऊपर उठती चली जाती है और पोल की तरफ लौटती है, और हवा, इससे हवा का चक्कर चलता है। देखो मैं बताता हूँ आपको क्या है ये। देखो या भूमध्य रेखा है, यहाँ 30 डिग्री बनाया जाता है, यहाँ 60 या 66.5 डिग्री बनाया जाता है, और यहाँ पर पोल है वो देखने को मिलता है। अब क्या होता है, भूमध्य रेखा से क्या होती है, जो गर्म हवाएं चलती हैं और वो किधर की तरफ चलती हैं, वो ऊपर की तरफ उठती हैं, और पोल होते हैं उसकी तरफ चलती जाती हैं। पोल में जो ठंडी हवाएं होती हैं वो चलती हैं और किधर के साथ आ जाती हैं, आपकी भूमध्य रेखा की तरफ आती हैं। तो इस प्रकार से ये जो चक्कर है वो चलता रहता है। सौर और प्रादेशिक पवनों में क्या अंतर होता है, सौर ऊर्जाएं और प्रादेशिक पवनों में क्या अंतर होता है। तो सौर पवनें आपको दिन में चलती हैं, दिन और रात के तापमान भिन्न होने से बनती है। मतलब सौर पवनें कौन सी होंगी, दिन का तापमान और रात का तापमान अलग अलग होता है, तब सौर तब जो पवनें हैं वो देखने को मिलती हैं। प्रादेशिक स्थानीय पवनें छोटे क्षेत्र में तापमान और दबाव अंतर के कारण बनती हैं, और जो प्रादेशिक और स्थानीय पवनें वो कैसे बनती हैं, जो छोटा क्षेत्र होता है ना वहाँ पे तापमान और दबाव में अंतर देखने को मिलता है, इस कारण वो बनती हैं। जैसे कि समुद्र और भूमि की पवनें, तो जिसका उदाहरण क्या है, समुद्र और भूमि की पवनें हैं, वो इसका प्रमुख उदाहरण है। 7 नंबर प्रश्न की बात करूँ, ग्रहगत आवधिक व स्थानीय पवनों में अंतर बताइए। तो ग्रहगत स्थानीय पवन स्थायी और बड़े क्षेत्रों में होती हैं। तो ग्रहगत और आवधिक व स्थानीय पवनें क्या होती हैं, ग्रहगत पवनें होती हैं वो स्थायी और बड़े क्षेत्रों में आपको देखने को मिलती हैं। आवधिक पवनें वो आपको मौसमी होती हैं। तो आवधिक पवन में मौसमी होंगी, ग्रहगत आपको बड़े क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। और स्थानीय पवनें क्या होती हैं, छोटे क्षेत्र में जो दिन रात में आपको अंतर देखने को मिलता है तापमान में, उस वजह से बनती हैं। 8 नंबर प्रश्न है, ट्रॉपिकल वायु परिसंचरण को वर्णन कीजिए। तो ट्रॉपिकल क्षेत्र होता है, वहाँ पे गर्म हवा ऊपर उठती है, और भूमध्य, तो आपको पता है ये ट्रॉपिकल क्षेत्र है। जैसे ये भूमध्य रेखा, यहाँ पर क्या गर्म हवा आती है वो क्या ऊपर की तरफ उठती है, और जो ठंडी हवा आती है वो नीचे की तरफ आ जाती है। और वायु क्या होती है, भूमध्य, जो आपकी जो भूमध्य रेखा से किधर की तरफ जाती है, पोल की तरफ जाती है। तो इससे क्या होता है, आपको 30 डिग्री पे उच्च दबाव देखने को मिलता है, और जो ये चक्कर पवन व्यापार पवन उपवनों को बनाता है। यहाँ पर क्या होता है, ये क्षेत्र है आपके सामने, भूमध्य रेखा से आपको किधर की साइड गई, आपके सामने ये गई पोलर की तरफ, पोल से, और पोल से इधर की साइड है। तो यहाँ पे 30 डिग्री पर एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जहाँ पर क्या सबसे ज़्यादा उच्च दबाव हो देखने को मिलता है, जहाँ पे ठंडी हवाएं और गर्म हवाएं आपको मिलती हुई दिखाई देती हैं। वायुमंडलीय तापमान और समुद्र और भूमि में क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो समुद्र का तापमान धीरे धीरे बदलता है। समुद्र का तापमान क्या आपको सबको पता है, समुद्र का तापमान एकदम फिक्स रहता है, एकदम स्थिर रहता है। भूमि क्या हो जाती है, जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। तो इससे क्या हो जाता है, समुद्र के निकट तापमान हमेशा स्थिर रहता है, और अंदरूनी भूमि का तापमान है वो ज़्यादा गर्म रहता है। अब आप राजस्थान देखो, राजस्थान में कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, लेकिन क्यों पड़ती है, क्योंकि अपनी दूरी कितनी है, समुद्र से बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसलिए अपनी दिन गर्म होते हैं बहुत ज़्यादा, और रात को अपना टेम्परेचर वो ठंडा होता है। वहीं अगर अपन उदाहरण लें कहीं बाहर की जगह का, जैसे आपने मुंबई का ले लिया, कर्नाटक का ले लिया, वहाँ पर क्या रहता है, आपको स्थिर रहता है तापमान। क्यों ना, सर्दियों में भी स्थिर तापमान और गर्मियों में भी स्थिर तापमान, क्यों, समुद्र के पास का इलाका है वो। ऊंचाई के अनुसार वायुमंडलीय तापमान कैसे बदलता है। तो आपको पता है 1 किलोमीटर के ऊंचाई पर बढ़ने पर आपको 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान है वो क्या हो जाता है, कम होता दिखाई देता है। या आपके सामने जो यूनिट फर्स्ट है उसके जो बड़े वाले प्रश्न देखने को मिलते हैं वो सारे मैंने करा दिए हैं। वायुमंडल में मुख्य गैसें कौन सी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व अन्य गैसें हैं वो मुख्य गैसों के रूप में आपको वायुमंडल में देखने को मिलती हैं। वायुमंडलीय दाब का मापन की इकाई क्या है, तो हेक्टोपास्कल। हेक्टोपास्कल क्या आपके वायुमंडलीय दाब की तापमान की इकाई है। अगला क्या है, उच्च दाब वाले क्षेत्र में वायु स्थिर होती है और अस्थिर। तो उच्च दाब, जितना उच्च दाब देखने को मिलता है उतना ही तापमान वहाँ पर क्या आपको स्थिर देखने को मिलता है। समुद्र और भूमि की जो पवनें होती है उसमें क्या अंतर होता है, तापमान की भिन्नता देखने को मिलती है। भूमध्य रेखा पर दबाव कम होता है अधिक, तो बहुत कम दबाव देखने को मिलता है, क्योंकि आपके वहाँ पे गर्म गैसें ज़्यादा रहती है, तो गर्म गैसों में तापमान जो दाब है वो कम देखने को मिलता है।
दो नंबर यूनिट की बात करें, वायुमंडलीय नमी क्या क्या होती है, तो वायुमंडलीय नमी है वो दो प्रकार की देखने को मिलती है, अपेक्षाकृत आर्द्रता, और जिसमें क्या होता है हवा और जल वाष्प की अधिकतम जल वाष्पता का अनुमत होता है। देखो मैं बताता हूँ, दो प्रकार की होती है। कौन सी होती है? एक तो अपेक्षाकृत और दूसरी अब्सोल्यूट होती है। जहाँ पर क्या रहती है, यहाँ पर क्या होता है, कोई हवा चल रही है उसमें कितनी जल वाष्प है, मतलब कितनी हवा है और उसमें कितनी जल वाष्प है, तो ये अब्सोल्यूट होता है। मतलब रिलेटिव क्या होता है, आपका हवा अपोन में कितनी सॉरी जल वाष्प अपोन में हवा की संख्या, तो इस हिसाब से ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकलती है। और जो आपके सामने एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है, पूर्ण आर्द्रता, इसमें क्या होती है, एक घन मीटर हवा में कितनी आपको आर्द्रता देखने को मिलती है, उसको क्या बोला जाता है, वायुमंडलीय नमी के नाम से जाना जाता है। अगला है बादल निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। तो आपको पता है बादलों का निर्माण कब होता है, जब आपको वाष्प जो छोटी छोटी जो वाष्पीकरण है, आपने पानी, छोटे से उदाहरण से समझो, पानी आपने बाहर पीकर थोड़ा सा पानी बच गया, उसको बाहर फेंक दिया, भूमि पर गिरा, सूर्य के तापमान उस पर, सूर्य उससे की किरणें टकराती हैं, नमी से वो क्या होता है, वो पानी उठकर हवा में उड़ जाता है, और ऐसे ऐसे पानी ऊपर उड़ता उड़ता वाष्पीकरण होता है, क्या हो जाता है, नमी का एक सैचुरेटेड पॉइंट आ जाता है। मतलब क्या हो गया, पहले इतनी इतनी सी नमी थी, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, फिर एक साथ इकट्ठी होकर एक बादल का निर्माण कर लिया। फिर क्या हो जाता है, ये बादल ऊपर की तरफ उठते हैं और फिर ओलों का रूप ले लेते हैं, फिर थोड़े नीचे की तरफ आते हैं और वर्षा कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा बादलों के बनने का टाइप होता है। बादलों के मुख्य प्रकार की बात करें तो सबसे पहले होते हैं सिरस। सिरस कौन से प्रकार के बादल होते हैं, पतले और ऊंचाई पर, जो आपको एकदम पतले पतले जो बादल दिखाई देते हैं ना बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर, उनको सिरस बोला जाता है। अगला है कुमुलस। कुमुलस कहते हैं गुब्बारे जैसे, रुईदार, ऐसे ऐसे जो आपको अलग अलग स्ट्रक्चर वाले जो आपको देखने को मिलते हैं ना, वो कुमुलस होते हैं। समझ, कंबल से याद करो, कंबल टाइप में, मतलब एकदम गुब्बारे के जैसे याद कर लो। स्टेटस कैसे होते हैं, परत, तो ऐसी ऐसी लकीर लकीर सी रहती है ना, जब एकदम मौसम साफ रहता है तब थोड़ी थोड़ी लकीर सी होती हैं, उनको स्टेटस से याद कर लेते हैं। तो स्टेटस समझ लो, पतला स्टेटस उसका। और निम्बस कौन से होते हैं, ऐसे निम्बस क्या होता है जिनके अंदर बहुत ज़्यादा बरसात हो, जो काले और घनघोर बादल होते हैं ना, उनको निम्बस के नाम से जाना जाता है। वर्षा के प्रकार कितने होते हैं, तो देखो वर्षा के अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहले होती है हिमनंद वर्षा। हिमनंद वर्षा कौन सी होती है, पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ गलने से। तो क्या होता है, जो बर्फ हिम मतलब क्या होती है आपके सामने बर्फ, और नंद मतलब गलने से। तो जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वहाँ पर आपके सामने बर्फ गलने से जो वर्षा देखने को मिलती है, उसको किस किस नाम से जाना जाता है, हिमनंद वर्षा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, हिमनंद। समझ में आ गया आपको सामने। अगला है संवन वर्षा। संवन वर्षा क्या होती है, गर्म हवा के उठने से। तो गर्म हवा जब ऊपर उठती है तो क्या होता है, उससे जो वर्षा देखने को मिलती है उसको संवन वर्षा के नाम से जाना जाता है। भू आधारित वर्षा कौन सी होती है, जो पहाड़ों के द्वारा हवा चढ़ाई पर, मतलब पहाड़ों के द्वारा क्या होता है, ये जैसे ये आपके सामने जैसा पहाड़ है और यहाँ से इसको बादल टकराए तो क्या हो गई, वर्षा हो गई। इसे भू आधारित वर्षा के नाम से जाना जाता है। अगली वर्षा है महासागरीय मानसून वर्षा। तो समुद्री हवा के ठंडे होने पर, जो समुद्री हवा है वहाँ से क्या हुआ, गर्म हवाएं चल रही थी, समुद्र की ज़मीन से टकराई, मतलब समुद्र सतह से टकरा कर नमी उठाकर लेके गई। अब क्या वो ठंडी जगह पर पहुंची, तो वहाँ पर जाकर उसने क्या कर दिया, बारिश कर दी। उसको महासागरीय मानसून वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो भारत में भी वर्षा इसी प्रकार से होती है। अगला का पॉइंट है, वर्षा का वितरण किस प्रकार से होता है। तो वर्षा का वितरण है वो किस प्रकार से होता है, वर्षा का वितरण भूमध्य रेखा के पास अधिक और ध्रुवों के पास कम होता है। तो वर्षा होती है उसका वितरण किस प्रकार से देखने को मिलता है, जो आपके सामने भूमध्य रेखा होती है ना, जो इक्वेटर होता है बीच में, वहाँ पर क्या होती है, वर्षा कम अधिक देखने को मिलती है और ध्रुवों के पास कम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गर्म हवाएं चलती है और गर्म हवाएं अपने साथ नमी लेकर चलती हैं। वहाँ पर क्या होती है, थोड़ा सा तापमान बढ़ा, बारिश हो गई, फिर मौसम खुला, फिर तापमान बढ़ा, फिर बारिश हो गई, क्योंकि गर्म हवाएं चलती हैं और गर्म हवाएं अपने साथ नमी को कैरी करती हैं। और जो पोलर में ध्रुव होते हैं वहाँ पर ठंडी हवाएं चलती हैं और ठंडी हवाओं में नमी नहीं होती, इस वजह से वहाँ पर बारिश कम देखने को मिलती है। एयर मासेज, वायु द्रव और फ्रंट्स क्या होते हैं। तो वायु द्रव बड़ी मात्रा में वायु होते हैं जो समान तापमान और नमी की विशेषता रखते हैं। मतलब वायु द्रव क्या होते हैं, बड़ी मात्रा में जो वायु की मात्रा देखने को मिलती है उसको बोलते हैं, जो समान तापमान और नमी की विशेषता होती है, जिनमें क्या होता है, टेम्परेचर भी सेम रहता है और नमी है वो भी समान देखने को मिलती है।
फ्रंट दो अलग अलग द्रवों के मिलने से होते हैं और दो अलग अलग वायु के प्रकार जब आपस में मिलते हैं तो क्या हो जाता है, वो आपके सामने वायु द्रव्यमान देखने को मिलता है। ठंडी और गर्म हवा का सामना होने से बादल और वर्षा बनती है। तो आपके सामने एक तरफ ठंडी हवा थी, दूसरी तरफ गर्म हवा, आपस में टकराई, गर्जन हुई और बारिश देखने को मिलती है। तो अलग अलग प्रकार के जो वायु के दबाव देखने को मिलते हैं, एक तरफ जो ठंडी हवा है, एक तरफ गर्म हवा है, इस तरीके से अलग अलग हवा का बड़ा मास आपको देखने को मिलता है, उसको वायु द्रव्य के नाम से जाना जाता है। अगला वाला प्रकार है उष्ण कटिबंधीय और जो समशीतोष्ण चक्रवात में अंतर समझाइए। तो देखो, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल जो साइक्लोन होते हैं वो कौन से होते हैं, ये भूमध्य रेखा के पास आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये गर्म क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर महासागरों में बनते हैं, गर्म महासागरों में बनते हैं भूमध्य रेखा के आसपास। और आपको पता है अब जो हल्की हवा होती है वो अपनी तेज़ी से बहती है, आपको पता है, भारी हवा तो थोड़ी हल्के धीरे धीरे बहेगी। तो ये बहुत तेज़ चक्रवात आपको देखने को मिलते हैं। और गर्म होते हैं तो आपके गर्म हवाओं से बने होते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे भारी बारिश भी देखने को मिलती है। समशीतोष्ण चक्रवात कैसे होते हैं? टेम्परेट मतलब ठंडे चक्रवात। इनमें जो हवा होती है वो कैसी होती है, आपके सामने ठंडी हवा बहती है और थोड़ी हल्की और धीमी बहती है। इससे क्या होती है, ज़्यादा वर्षा नहीं आती है। जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं ये आपके भूमध्य रेखा पर देखने को मिलते हैं और ये मध्य अक्षांश पर आपको देखने को मिलते हैं। कोपेन और थ्रोनथावाइट के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण क्या है? तो कोपेन प्रणाली तापमान और वर्षा पर आधारित होती है। तो जो कोपेन की प्रणाली है वो किस पर आधारित है? आपकी तापमान और वर्षा पर आधारित होती है कोपेन प्रणाली। और थानवाइट की प्रणाली है वो जल संतुलन पर आधारित होती है, जिसमें वाष्पीकरण की उत्सर्जन पर आधारित है। मतलब कोपेन ने क्या बताया कि वर्षा कितनी हो रही है आपके सामने और तापमान कितना है, ABCD के आप हिसाब से होता ना। और थ्रोनथवाइट ने किस पे बताया? आपको वाष्पीकरण पे, कितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी और जो इवेपोरेशन हो रहा है इस आधार पे। दोनों ही जलवायु के अध्ययन के लिए मतलब सबसे ज़्यादा मददगार सिद्ध होती हैं। ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? पृथ्वी का जो लगातार तापमान बढ़ता हुआ दिखाई देता है उसको क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। इसके प्रभाव बताएं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग क्या हो गई, आपका पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। अभी जो 1 डिग्री का अपने 1.5 डिग्री का अपने जो क्या ले रखा है, लक्ष्य ले रखा, उस हिसाब से। तो इससे क्या होगा, तापमान बढ़ेगा पृथ्वी का, तो जो आपके ग्लेशियर वो पिघलते हुए दिखाई देंगे। समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। क्यों? आपके ग्लेशियर पिघले, नदियों का जल स्तर बढ़ा तो पानी समुद्र में जाएगा, समुद्र जल स्तर बढ़ेगा। इससे जो आसपास के जो शहर वगैरह वो डूबने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं और जो बाढ़ वगैरह के आने के भी बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलते हैं। क्लाइमेट चेंज क्या होते हैं? जलवायु में दीर्घकालीन परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे आजकल आप देखते हो ना, अपना जो क्लाइमेट है वो लगभग 1 महीने आगे पीछे हो गया है। समझ में आ गया ना? तो इसी को क्या कहा जाता है? आपको क्लाइमेट चेंज के नाम से जाना जाता है। मतलब लंबे समय तक चीज़ों में बदलाव देखने को मिलता है, जिससे कृषि, स्वास्थ्य और पारिस्थितिक तंत्र है उस पर प्रभाव भी पड़ता है। अगले वाला प्रश्न है एसिड रेन और अर्बन हीट आइसलैंड क्या है? तो एसिड रेन क्या होती है? आपके सामने वायु प्रदूषण के कारण वर्षा का अम्लीय होना। मतलब आपके सामने जो अलग अलग प्रकार की, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये इस प्रकार की गैसें, मीथेन, आपके सामने नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये ऑक्साइड वाले जितने मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये क्या होते हैं? हवा में जाते हैं। ये एसिडिक नेचर के होते हैं, मतलब इनकी अम्लीय प्रकार होता है इनका। और जैसे ऊपर उठेंगे, वर्षा अपने साथ हवा में घुल जाएंगे भाई वायुमंडल में, तो अपने साथ जो जब ये नीचे गिरते हैं तो अम्ल को कैरी करते हैं, अम्लीय हो जाती है इससे वर्षा भी। अर्बन हीट आइसलैंड क्या होते हैं? शहरों में तापमान आसपास के ग्रामीण जगहों से अधिक होना। तो देखो, आपको पता है जो शहरी क्षेत्र होते हैं ना, यहाँ पर हर चीज़ कंक्रीट की बनी होती है और पास पास घर होते हैं और ना ज़्यादा पेड़ देखने को मिलते हैं, ना ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, ना खुली जगह होती है। तो क्या होती है, जो हीट है ना, जो गर्मी होती है वो वहीं पर ट्रैप हो जाती है, मतलब समझ बाहर नहीं निकल पाती। इसलिए जो शहरों का तापमान है वो गाँव के तापमान से ज़्यादा देखने को मिलता है। इसको क्या कहा जाता है? अर्बन हीट आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। प्रश्न की बात करें, जो छोटे वाले प्रश्नों की, प्रमुख वायु द्रव्यों की विशेषता क्या होती है? तो समान तापमान और नमी देखने को मिलती है। तो प्रमुख वायु द्रव्य होते हैं, इनकी विशेषता होती है कि इनका टेम्परेचर वो समान देखने को मिलता है। बादलों का मुख्य निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? कंडेंसेशन, संघनन प्रक्रिया के द्वारा आपका बादलों का मुख्य निर्माण देखने को मिलता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पर निर्माण होते हैं? तो गर्म महासागरीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण होता है। अगला, एसिड रेन का मुख्य कारण क्या होता है? प्रदूषण। प्रदूषण की वजह से आपको एसिड रेन देखने को मिलती है।
अर्बन हीट आइसलैंड किसके कारण बनते हैं? शहरीकरण के कारण। जो शहरी क्षेत्र होते हैं इसके कारण आपके सामने अर्बन हीट आइसलैंड बनते हैं। यूनिट नंबर 3 की बात करें आपके सामने, पहला है महासागरीय विज्ञान, ओशनोग्राफी की प्रकृति और क्षेत्रफल को समझाइए। तो महासागरीय विज्ञान कहाँ पर होता है आपका? ये जो देखो समुद्र विज्ञान है, समुद्री महासागरों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? महासागरीय विज्ञान के नाम से जाना जाता है। यह भौगोलिक क्षेत्र आपके रासायनिक क्या करते हैं आपके ओशियनोलॉजी में, क्या समुद्र के की रासायनिक प्रकृति कैसी है, भौतिक प्रकृति कैसी है और जीव विज्ञान का आपका किस प्रकार का अध्ययन है, इन सब चीज़ों पर अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर जो महासागरीय धाराएं हैं उनका तापमान क्या है, लवणता कितनी है, समुद्री जीवन किस प्रकार का है, उन सब चीज़ों के बारे में इस चीज़ को अध्ययन किया जाता है। उसको क्या कहा जाता है? महासागर विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अगला महासागर तल, ओशियन बॉटम रिलीफ क्या है? तो महासागरीय तल की संरचना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। मतलब ये आपका जो महासागरीय शेल क्या है, यहाँ पर गए ये समुद्र, यहाँ से पानी जो तट शुरू है, तो तट का सबसे उथला हुआ क्षेत्र, मतलब जो ज़्यादा गहरा नहीं होता है, जहाँ से बस तटीय क्षेत्र शुरू होता है, उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नाम से जाना जाता है, शेल्फ के नाम से। फिर क्या होता है? कॉन्टिनेंट शेल्फ जैसे खत्म होता है फिर बहुत आपको गहरा क्षेत्र देखने को मिलता है, उसको क्या कहा जाता है? आपको घाटी के नाम से जाना जाता है। फिर आप थोड़ा और आगे जाते हो तो और गहरी घाटियाँ, मतलब मैदान टाइप क्षेत्र देखने को मिलता है, उसको ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। फिर क्या होता है? उसमें और भी क्षेत्र होते हैं, जैसे जो आपके सामने आप गए आगे तो आपको एक पर्वत दिखाएगा, उसको क्या कहा गया? महासागरीय पर्वत, सेंट माउंट के नाम से जाना जाता है। और फिर वही पर्वतों की लंबी लंबी श्रृंखला बन जाती है, उसको महासागरीय पर्वत, मिड ओशियन रिज के नाम से जानते हैं। भारतीय महासागर की भौगोलिक विशेषता बताइए। तो भारतीय महासागर है वो 73,556 किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसमें अलग अलग प्रकार की गहरी खाइयाँ, सैल व भूमध्य पर्वतमालाएं हैं। समझ में आ गया? अब बस आपको इसमें से ये चीज़ें लिख देनी है। 7,35,56,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गलत बोल दिया था मैंने, 73,000। तो इस किलोमीटर में फैला हुआ, और यहाँ पर अलग अलग प्रकार की आपकी घाटियाँ देखने को मिलेंगी, सैल देखने को मिलती हैं, अलग अलग प्रकार की पर्वतमालाएं देखने को मिलती हैं। सबसे ज़्यादा आपको पता है मछली पालन के लिए, समुद्र संसाधनों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है साउथ चाइना सी। आपको पता है इसमें कितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ देखने को मिलती हैं। अंटार्कटिका महासागर की बात करें तो अंटार्कटिका महासागर ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में फैला हुआ है। तो अंटार्कटिका महासागर आपको कहाँ पर फैला हुआ है? उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में फैला हुआ है, और इसमें मध्य अंटार्कटिका पर्वतमाला भी देखने को मिलती है। तो आपको ये जो उत्तरी गोलार्ध है इधर भी देखने को मिलता है, और दक्षिणी गोलार्ध में भी देखने को मिलता है, और जहाँ पर मध्य अंटार्कटिका है वहाँ पर एक पर्वतमाला भी देखने को मिलती है। अलग अलग प्रकार की आपकी समुद्री धाराएँ हैं वो देखने को मिलती हैं, जहाँ पर अंटार्कटिका प्रवाह है, जो अंटार्कटिका समुद्री धारा, और ग्रीनलैंड जो धारा है वो इसके अंदर अंटार्कटिका महासागर में बहती हैं। ये व्यापार के लिए और मौसम प्रणालियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रशांत महासागर की बात करें तो आपको पता है प्रशांत महासागर है वो सबसे बड़े महासागरों में इसको जाना जाता है। इसमें आपको गहरी खाइयाँ, पर्वतमालाएं मौजूद हैं। तो प्रशांत महासागर में मरीना गर्त का आपने नाम सुना होगा, सबसे गहरी खाइयों में से एक है। यह आपको मौसम में चक्रवात को बनाना, समुद्री जीवन और व्यापारिक मार्गों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जलवायु, वर्षा व समुद्री धाराओं पर भी इसका क्या बहुत ही व्यापक रूप से प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि भाई सबसे गहरा है, सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता यहाँ पर देखने को मिलती है, तो सबसे ज़्यादा यही उसकी मुख्य विशेषताएँ हैं। महासागर का तापमान वितरण कैसा होता है? तो आपको पता है जो महासागर होते हैं उनका अगर भूमध्य की रेखा के आसपास जाओगे तो तापमान क्या देखने को मिलता है? तापमान है वो बहुत अधिक देखने को मिलता है। ध्रुव के पास जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हो भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ, तापमान घटता हुआ चला जाता है। जैसे आप समुद्र की गहराइयों में जाओगे तो तापमान और आपको फिर से घटता हुआ दिखाई देगा। समुद्री धाराएं, सौर ऊर्जाएं और मौसमी बदलाव है वो महासागरीय तापमान को, अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती हैं जो इनको प्रभावित करने का कार्य करती हैं। अगला है महासागरीय लवणता क्या होती है, इसके मुख्य स्रोत क्या होते हैं? तो महासागरीय जो लवणता होती है वो क्या होती है? समुद्र में घुले हुए कितनी नमक की मात्रा होती है, कितने लवण की मात्रा होती है, उसको क्या कहा जाता है? महासागरीय लवणता के नाम से जाना जाता है। इसके प्रमुख स्रोत हैं नदियाँ, समुद्री खनिज, वाष्पीकरण और जलवायु गतिविधियाँ। तो किस चीज़ से महासागरीय लवणता बढ़ती है? नदियों की वजह से, क्योंकि नदियाँ अपने साथ क्या लेती हैं? अलग अलग जगह से गुजरती हैं, तो वहाँ से क्या होता है? मिट्टी में जो लवणता होती है उसको लेके चलती हैं। समुद्री खनिज होते हैं उसके साथ भी क्या है? लवणता बढ़ती है।
आपके सामने जो वाष्पीकरण जल वाष्प के रूप में वो बनकर उठता है, तो नमक का वो बच जाता है और पानी वाष्प होकर उड़ जाता है। और साथ के साथ जो जलवायु जो ज्वालामुखी विस्फोट देखने को मिलते हैं, इसके वजह से भी लवणता बढ़ती है। और कौन से कारक नियंत्रित होते हैं, मतलब किसके कारण जो लवणता बढ़ती है? वाष्पीकरण से, वर्षा से, समुद्री धाराओं से और तापमान से, इन सब चीज़ों का नियंत्रण देखने को मिलता है। ओशन डिपॉजिट कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। इसमें से आपके सामने सबसे पहला होता है भौतिक अवसाद। भौतिक अवसाद क्या होंगे? फिजिकल डिपॉजिट होते हैं, जहाँ पे रेत देखने को मिलेगी, चिकनी मिट्टी होती है। जो नदियाँ होती हैं वो अपने साथ जो आपके जो नदियों का जो मुहाना होता है वहाँ पर समुद्र में गिरती है, उस समय डेल्टा बोला जाता है। वहाँ पर आपको चिकनी मिट्टी, तलछट, रेत देखने को मिलती है। उसको क्या कहा जाता है? भौतिक अवसाद के नाम से जाना जाता है। अगला क्या होगा? केमिकल अवसाद, मतलब केमिकल डिपॉजिट या रासायनिक अपवाद, जहाँ पर आपको लवणता और धातु यौगिक देखने को मिलते हैं। क्या क्या प्रकार के देखने को मिलते हैं? आपको धातु देखने को मिलते हैं और लवणता देखने को मिलती है। अगले जैविक अवसाद होते हैं, जहाँ पर क्या होते हैं? जो जीव जंतुओं से संबंधित चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कोरल, शंख, प्लांक्टन अवशेष देखने को मिलते हैं। महासागरीय लवणता का कैसे वितरण होता है? तो महासागरीय लवणता भूमध्य रेखा के पास अधिक होती है और ध्रुव के पास अधिक होती है। क्यों होती है ऐसी? भूमध्य रेखा के पास वाष्पीकरण सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तापमान अधिक होता है तो वाष्पीकरण ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए नमक है लवणता की मात्रा बढ़ जाती है। और ध्रुव पे आपको वाष्पीकरण कम होता है तो लवणता भी कम देखने को मिलती है। महासागरीय विज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है? तो महासागरीय विज्ञान से हम समुद्री जो संसाधन, किस किस प्रकार के संसाधन मिलते हैं, कैसी जलवायु देखने को मिलती है, कैसा वहाँ पर मौसम है, व्यापार की गतिविधियाँ कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से समझ पाते हैं। समझ में आएंगे आगे आपको अच्छे से, जिससे क्या होगा? मछली पालन, तेल, खनिज हो गया और समुद्री जो परिवहन है और प्राकृतिक आपदाओं को अपन अच्छे से क्या कर सकते हैं? रिसर्च कर सकते हैं इन सब चीज़ों पर, जिससे मछली पालन को समझ सकते हैं, तेल और खनिज संसाधनों के बारे में अपन अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। अगला क्या? महासागरीय तल का सबसे ऊंचा भाग क्या कहलाता है? जो सी माउंट होते हैं ना, जो सबसे ऊंचे चोटी होती है, उसको क्या जाना जाता है? महासागरीय पर्वत या सी माउंट के नाम से जाना जाता है। महासागर की सबसे गहरी खाई को क्या कहा जाता है? ट्रेंच या खाई के नाम से जाना जाता है। महासागरीय लवणता मापन की इकाई क्या है? पीपीटी, पार्ट्स पर थाउजेंड, मतलब कि 1000 जो मॉलिक्यूल पे कितने आपके लवणता की मात्रा पाई जाती है। और सबसे खारा समुद्र कौन सा, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। भारतीय महासागरों की प्रमुख पर्वतमाला कौन सी है? तो मध्य भारतीय महासागरीय पर्वतमाला देखने को मिलती है। महासागर अवसाद के जैविक प्रकार कौन से होते हैं? कोरल व प्लांक्टन वो अवशेष है, वो महासागरीय अवसाद के जैविक प्रकारों में आते हैं। तो आपके सामने अब एक चीज़ मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूँगा। तो आपको अगर कोई एसएससी जीडी की तैयारी करता है, राजस्थान जीके की तैयारी करता है, तो आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट वाला लिंक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जाके आप चीज़ें खरीद सकते हो। बेस्ट प्राइस में आपको देखने को मिल रही हैं। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो अपने कार्ट में ऐड कर लो, जब ऑफर आए तब आप खरीद लेना। महासागरीय धाराएँ क्या है और इन्हें प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं? तो महासागरीय धाराएं सतह और गहरे दोनों पर देखने को मिलती हैं। तो मैंने ये तो प्रश्न पहले ही करवा दिया आपको, ये नहीं कराऊंगा मैं। वीडियो देख लो आप, जो मैंने प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, लॉन्ग टाइप वीडियो देख लेना, वहाँ से ये प्रश्न मैंने पहले ही करवा रखा है। महासागरीय धाराओं के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार के देखने को मिलती हैं आपको, सतही धाराएं और गहरी धाराएं। सतही धाराएं क्या होती है? जो समुद्र की सतह के ऊपर जो प्रकार की धारा चलती है उसको सतही धारा के नाम से जाना जाता है। अगला क्या? गहरी धाराएं। तो तापमान और लवणता के अंतर से जो नीचे की तरफ, सतह से नीचे जो धाराएं बहती हैं नदियों के रूप में, उसको क्या कहा जाता है? गहरी धाराओं के नाम से जाना जाता है। जैसे गल्फ स्ट्रीम सतही धारा है और कनरी धाराएं वो कैसे हैं? गहरी धाराओं के नाम से जाना जाता है। महासागरीय धाराओं के क्या प्रभाव होते हैं? महासागरीय धाराएं तापमान, जलवायु, समुद्री जीवन, मछली पालन, समुद्री व्यापार और तटीय मौसम प्रणाली को प्रभावित करते हैं। तो महासागरीय जो धाराएं होती हैं क्या करते हैं? तापमान को नियंत्रित करते हैं, समुद्री जीवन को नियंत्रित करते हैं, मछली पालन को नियंत्रित करते हैं। और आपको समुद्री व्यापार और तटीय मौसम प्रणाली कैसे होंगी? क्यों? आपके सामने अगर कोई शिप जा रहा है और यहाँ पर वो धारा बह रही है, तो उसके साथ साथ जाएगा तो आपको पता है शिप जल्दी चलेगा, और विपरीत जाएगा तो धीरे बहेगा। इसलिए जो शिप चलते हैं वो इन धाराओं के साथ साथ चलते हैं। साथ के साथ मछली पालन भी देखने को मिलता है भाई, धाराओं के साथ मछलियाँ भी बहती रहती हैं। और आपको तटीय मौसम प्रणाली का भी पता चलता है। ज्वार भाटा क्या होते हैं? तो ज्वार भाटा 2 प्रकार के होते हैं, हाई टाइड और लो टाइड, निम्न प्रकार के। तो आपको क्या होता है? जो
जब आपके सामने पृथ्वी, सूर्य और जो ये मून है, चंद्रमा, अगर तीनों एक दिशा में होते हैं तब आपको हाई टाइड देखने को मिलता है, क्योंकि तब तीनों की तीनों एक दिशा में दबाव लगता है। और लो टाइड कब होता है? जब जो आपके सामने पृथ्वी, सूर्य और जो ये चंद्रमा है ये 90 डिग्री पर होते हैं, तब लो टाइड लगता है, क्योंकि कम दबाव देखने को मिलता है। ज्वार की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या है? तो संतुलन सिद्धांत, इक्विलिब्रियम। जब पृथ्वी और चंद्र है गुरुत्वाकर्षण से ज्वार बनता है, वहाँ पर क्या होता है? आपको संतुलित देखने को मिलता है, 90 डिग्री पे होता है, तब ये देखने को मिलता है। प्रोग्रेसिव वेव कैसी होती हैं? जब तरंग पृथ्वी पर फैलती हैं, मतलब जब तरंग पृथ्वी पर आ रही है डायरेक्ट, तो ये प्रोग्रेसिव मतलब बहुत तेज़ देखने को मिलता है। और स्थायी तरंग सिद्धांत क्या है? स्टेशनरी वेव, महासागर पे स्थायी तरंगें बनती है, उसको क्या कहा जाता है? स्थायी तरंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। प्रवाल भित्ति की विकास की परिस्थिति क्या होती है? तो प्रवाल भित्तियाँ हैं वो उष्णकटिबंधीय जो साफ उथले पानी के क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे सूर्य के प्रकाश और स्थिर जल तापमान से विकसित होते हैं। तो आपको पता है छोटे छोटे जीवों से मिलकर आपके सामने ये जो मालदीव का हो गया, मॉरिशस हो गया, ये इन सब जगह पे, लक्षद्वीप हो गया, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है? आपको जो ये कोरल रीफ से ही बने हुए, ऑस्ट्रेलिया का जो तट हो गया, ये बहुत ही सुंदर खूबसूरत, जो आपका काई बोल सकते हो, उससे बने हुए होते हैं। समझ में आ गया? तो उसी को कोरल रीफ के नाम से जाना जाता है। प्रवाल भित्ति कितने टाइप होते हैं? अटोल, बैरियर रीफ, फ्रीजिंग रीफ, ये सब क्या अलग अलग भौतिक परिस्थितियों के हिसाब से ये प्रवाल भित्तियाँ बनती हैं। अटाल, बैरियर रीफ और फ्रीजिंग रीफ है, ये बनती हैं। डार्वेल व मेरे ने क्या प्रवाल भित्ति का सिद्धांत दिया था? तो भूमि धीरे धीरे डूबने से क्या प्रवाल भित्तियाँ बनती है, मतलब पृथ्वी पर दबाव लगता है और वो नीचे धीरे धीरे डूबती जा रही है, तो इससे डार्विन के अनुसार जो प्रवाल भित्तियाँ बनती हैं। मरवे ने क्या बताया था? प्रवाल की वर्दी और तलछट जमा होने से, मतलब आपका समय जो कचरा हो गया या फिर जो अपशिष्ट हो गया जानवरों का, या फिर जो काई हो गई, उसके जमने से क्या बनती है? प्रवाल भित्तियाँ बनती है, मरे ने बताया था। डेले ने क्या बताया था? भूगर्भीय गतिविधियों और जल तापमान के परिवर्तन से आपके सामने ये सब बनती हुई दिखाई देते हैं। महासागरीय धाराओं के मुख्य प्रकार कौन से होते हैं? सतही व गहरी, दो प्रकार की धाराएं देखने को मिलती हैं। ज्वार के प्रमुख कारण क्या होते हैं? चंद्रमा का और सूर्य का जो आपस का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसके कारण देखने को मिलती हैं। मुख्य प्रवाल भित्तियाँ कौन सी है? अटाल, बैरियर और फ्रिंजिंग प्रमुख प्रवाल भित्तियाँ हैं। ब्लू इकोनॉमी कौन सी होती है? तो समुद्र संसाधनों से संबंधित आपको जो इकोनॉमी देखने को मिलती है, मछली पालन हो गया, खनिज हो गए, लवण हो गए, सब देखने को मिलते हैं, उसको ब्लू इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। डार्विन ने आपके प्रवाल भित्तियों को कैसे बनती है? तो भूमि के डूबने से जो प्रवाल भित्तियाँ बनती है, वो डार्विन के अनुसार प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। तो यह आपका सामने फिजिकल ज्योग्राफी के जितने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे, सारे मैंने करवा दिए हैं। धन्यवाद।